मेरा नाम है उपेंद्र और मैं भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा अशोकनगर से आपका अपनी इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम लोग अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हम लोगों ने 1 से लेकर लगभग 12 धाराओं तक का अध्ययन कर लिया है। हम लोगों के यह बीमा अधिनियम का पार्ट 3 होगा वीडियो संख्या में, लेकिन यदि मैं अध्याय की बात करूं तो अध्याय हम लोग 4 का अध्ययन कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो कर्मचारी थे उनको अपना रोजगार मिल गया था और जो अभिकर्ता थे उनको भी अपना रोजगार मिल गया था, और कहीं ना कहीं अब सवाल बचा था केवल पॉलिसी धारकों का और बीमा कंपनियों के पैसों का। तो आज के वीडियो में हम इसको जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए धारा 13 के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है धारा 13, क्योंकि ये जो जिस समय LIC का गठन हो रहा था उस समय राज्यों का पुनर्गठन भी हो रहा था, और राज्यों के पुनर्गठन में एक समस्या आ गई थी कि जूनागढ़ हैदराबाद और अगला जो ये रियासतें थी, और अगली रियासत थी जम्मू कश्मीर। जिस समय राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था उस समय भारतीय भूमि पर लगभग 500 से ज्यादा रियासतें थी। इनमें ये 3 रियासतें भी शामिल थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ से अमूमन सभी रियासतों का विलय भारतीय संघ में हो गया था, लेकिन ये जो 3 जगह थी यहाँ के शासकों का विलय नहीं हो पा रहा था, क्योंकि भारतीय राजनेता इस समस्या से तो जूझ ही रहे थे, और कहीं ना कहीं उनके मन में ये भी बना हुआ था कि कहीं ये जो बीमा कंपनियां हैं ये भी ऐसा ही ना करने लगे कि जैसे कि जूनागढ़ हैदराबाद कश्मीर रियासत ने करा कि हम लोग LIC में शामिल नहीं होंगे, जैसे कि जूनागढ़ हैदराबाद अथवा जम्मू कश्मीर ने करा था। इस समस्या के समाधान के लिए अधिनियम में एक धारा इजाद करी गई, जिस धारा को धारा 13 के नाम से जानते हैं। और धारा 13 में कहा गया कि नियंत्रित कारोबार करने वाली जो कंपनियां हैं उनको अपनी संपत्ति और दस्तावेज हैं उन सबको का जो कब्जा रहेगा वो किसको, निगम को अंतरण करना होगा। निगम को अंतरित करने का कर्तव्य। यानी कि जो बीमा कंपनियां थी उन पर सीधे सीधे यह बाध्यता बना दी गई थी कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे कि जूनागढ़ हैदराबाद और जम्मू कश्मीर के पास था कि या तो आप स्वतंत्र ले लीजिए या भारतीय रियासत या भारतीय संघ में विलय हो जाइए, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्र रहना स्वीकार करा था। लेकिन चूंकि वो जो व्यवस्था थी वो अंग्रेजों द्वारा शुरू करी गई थी, भारतीय राजनीतिक लोकतंत्र में इन चीजों को समस्याएं भी हो रही थी, तो ये समस्याएं कंपनियों के विलय में न हो, इन सबका समाधान करने के लिए ये धारा बनाई गई। और इसमें क्लियरली कह दिया गया था कि तुम्हारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप स्वतंत्र रह सको, यानी कि आपका विलय होना तय है। और वो विलय किस धारा के तहत होना था, धारा 13 के तहत। तो बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। तो ये क्लियर हो जाता है कि अब तो LIC का निर्माण होना ही है, क्योंकि कंपनियां बचनी ही नहीं है। यहाँ तक की कहानी खत्म होती है धारा 13 की। अब हम बात करेंगे धारा 14 के बारे में। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। यहां से कंपनियां तो हो गई सुखी, लेकिन जनता के मन में आज भी ये सवाल बना हुआ था कि हम लोगों की पॉलिसियों का क्या होगा जो हमने विभिन्न कंपनियों से ले रखी थी। तो निगम ने कहा कि इनकी जो पॉलिसियां थी वो हम लोग अधिग्रहण करेंगे, लेकिन कब से कब तक की। जो पॉलिसी 19 जनवरी 1956, ये दिनांक महत्वपूर्ण है। यह वही दिन है जिस दिन जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण करा गया था। यानी सवाल यदि पूछा जाए कि राष्ट्रीयकरण
किसका? जीवन बीमा का, जीवन बीमा का। तो वो दिनांक आती है 19 जनवरी 1956। धारा 14 में बताया गया था कि जो पॉलिसियां 19 जनवरी 1956 से 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 19 जनवरी 1951 के बाद जारी करी गई होंगी, उन पॉलिसियों को हम लोग अधिग्रहण करेंगे। यानी कि इसमें कहा गया है कि इन पॉलिसियों को ये अपने अनुरूप उपांतरित यानी रूपांतरित कर सकेंगे, इनमें बदलाव कर सकेगा निगम। लेकिन इससे जो पहले की पॉलिसियां थी उनके बारे में इसमें वर्णन नहीं मिलता है। तो लिहाजा जो 19 जनवरी 1956 के 1951 के बाद जितनी भी पॉलिसियां जारी हुई वो सीधे सीधे धारा 14 के तहत निगम को अंतरित हो गई। और इनमें निगम को शक्ति दी गई, क्योंकि पता नहीं है किस कंपनी ने किन शर्तों पर, ये शर्तें इन 245 कंपनियों की अपनी अपनी थी। ये तो जानकारी नहीं थी निगम को या निगम के अधिकारियों को कि इन्होंने किस शर्तों पर बीमा स्वीकार करा है, क्या क्या होने वाला है। तो शर्तें किसकी रहेंगी? अब निगम की शर्तें, यानी कि जो शर्तें आपकी पॉलिसी में लिखी होंगी उनको हम रूपांतरित कर सकेंगे, ऐसी शक्ति दी गई धारा 14 के तहत भारतीय जीवन बीमा निगम को। तो ये थी धारा 14। अब हम बात करेंगे धारा 15 के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है ये भी, धारा 15। और धारा 15 भी पॉलिसी धारकों से संबंधित थी। धारा 15 में बताया गया है कि जो 19 जनवरी 1956 से 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 19 जनवरी 1951 के बाद, 1951 के बाद जो पॉलिसी जारी हो सकेंगी उन पर आशुतोष भी पा सकेंगे। आशुतोष का आशय है कि जिस कंपनी ने जो पॉलिसी जारी करी थी उसकी शर्तें उससे भी जानी जा सकेंगी और आपसे भी उसके बारे में डिस्कशन करा जा सकेगा कि हम लोग इसमें एक परिवर्तन करने जा रहे हैं। इसका भी अधिकार निगम को दिया गया था। यानी कि जो शर्तें आपकी पॉलिसी में लिखी गई हैं, हो सकता है उनको हम पूरा कर भी दें, हो सकता है उनको हम पूर्ति ना कर पाए। इसका जिक्र करा गया है धारा 15 में। यानी कि 19 जनवरी धारा कुछ इस प्रकार से इसकी डिस्क्रिप्शन कि 19 जनवरी 1956 से 5 वर्ष पूर्व जारी की गई पॉलिसियों पर आशुतोष पाने की शक्ति होगी किसकी? निगम की। तो यहां तक तो ये तय था। सॉरी, अब पॉलिसी धारक जो थे वो सुखी हुए थे कि चलो हमारा पैसा कहीं ना कहीं निगम में चला जाएगा, हम लोग सुरक्षित हैं। अब मैं बात करूंगा धारा 16 के बारे में। अब तक आपने देखा कि कर्मचारी सुखी हो गए, अभिकर्ता सुखी हो गए और कहीं ना कहीं जो पॉलिसी धारक थे वो भी सुखी हो गए। कंपनी मालिकों के मन में ये बना हुआ था कि सबको अपना अपना हक मिल गया, लेकिन आखिर हमें क्या मिलने वाला है, क्योंकि हमारी कंपनियां तो अस्तित्व में ही नहीं रहेंगी। इनका समाधान करती है धारा 16, जो कि कंपनी के मालिक थे। आपको पता होगा कि जो 245 कंपनियां थीं जिनका विलय भारतीय जीवन बीमा निगम में करा गया था, अब विलय हो गया इनका तो अस्तित्व भी समाप्त होना था। तो धारा 16 में कहा गया है कि जितनी भी कंपनियों का विलय LIC में हुआ है, LIC में हुआ है, उन सबको निगम की ओर से, निगम से आशय यहाँ भारतीय जीवन बीमा निगम ही समझेंगे, निगम की ओर से भारत सरकार अदा करेगी। भारत सरकार प्रतिकर अदा करेगी, प्रतिकर अदा करेगी। यानी कि धारा 16 में यह बता दिया गया था कि आपको जितनी मूल्य की संपत्ति आपकी थी, आपको उतना मूल्य भारत सरकार की ओर से मिल जाएगा। यानी धारा 16 की जो डिस्क्रिप्शन पे यदि मैं पढ़ूं तो निगम द्वारा नियंत्रित कारोबार को प्रतिकर अदा करा जाएगा, ये धारा 16 में कहा गया है।
अब मैं बात करूंगा अगली महत्वपूर्ण धारा 17 की। आप सबको पता होगा कि 1956 में एक अधिनियम बनता है जिसको कि LIC एक्ट 1956 कहा गया, और 245 कंपनियां सीधे सीधे LIC के नाम से जाने लगी। अब LIC में यदि कोई भी परिवर्तन करा जाएगा तो वो एक अधिकरणों के तहत होगा, जैसे कि अलग अलग एक्ट आगे हम देखेंगे, IRD एक्ट आया, चूंकि ये बीमा क्षेत्र में ही परिवर्तन करे, यानी इसमें भी, इस एक्ट में कोई परिवर्तन होगा तो उसके लिए संसद में एक अधिनियम बाकायदा पारित करा जाएगा, यानी कि अधिकरणों का गठन करा जाएगा। यानी कि इस धारा ने यह भी तय कर दिया था प्रत्यक्ष रूप से कि अब यदि कोई भी परिवर्तन होगा बीमा क्षेत्र में तो उसके लिए बाकायदा एक फ्रेमवर्क पहले तैयार होगा, संसद में बैठक होगी, आम सहमति से एक अधिकरण बनेगा और तब जाकर कोई परिवर्तन हो सकेगा। यानी कि ये धारा कहीं ना कहीं भारतीय लोगों में विश्वास भी पैदा करती है कि अब हम जो LIC में पैसा लगाएंगे कहीं ना कहीं वो भारत सरकार की जिम्मेदारी होगी उसको वहन करना या उसका सुरक्षा करना, ये सब कुछ भारत सरकार ने अपने ऊपर ले लिया था। यानी कि लोगों में विश्वास जागा कि हमारा पैसा, हमारा मेहनत की कमाई अब पूरी तरह सुरक्षित है। ये थी धारा 17 और यहाँ तक हमारा भाग 4 भी समाप्त हो जाता है। तो चलिए यह आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम।